मैं पठन शुरू करता हूँ, उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। भाई और बहन संबंध। भाई और बहन के संबंध को सौहार्द भाव के नाम से जाना जाता है। इसमें परस्पर जागृति की प्रत्याशा एवं उत्साह है। एक की जागृति दूसरे पक्ष के जागृति को अपलावित कर देता है। जैसे यदि कोई बहन किन्हीं विशेष सद्गुणों से संपन्न है, तो उसके कारण बहन स्वयं में जितना अपलावित है, उतना ही अथवा उससे अधिक अपलावन भाई में पाया जाता है। इसी प्रकार भाई का भाई के साथ अथवा बहन का बहन के साथ पाया जाता है। भाई बहन की पहचान एक निश्चित आयु में हो पाती है। पहचान होते ही परस्परता में सच्चाई, समझदारी और परिवार सम्मत अथवा जागृत मानव परिवार सम्मत अपेक्षा के अनुसार कौमार्य अवस्था में आज्ञा पालन, सहयोग और अनुसरण जैसे कार्यों में परस्पर मूल्यांकन होना पाया जाता है। यही मित्रों के साथ भी होता है। जब भाई बहन इन मुद्दों पर मूल्यांकन करने लगते हैं, तब भी अभिभावक और गुरुजनों के साथ आज्ञा पालन संबंध रहता ही है। अनुसरण भी इन्हीं दो पक्षों से जुड़ा रहता है। मूल्यांकन में ये बात स्पष्ट होना स्वाभाविक रहता है। जहां तक सहयोग की अभिव्यक्ति है, इसमें एक दूसरे को अधिकाधिक सटीकता की और विचार अथवा प्रकाशित होने की संभावना बनी ही रहती है। हमने पहले 3 संबंध सुबह मृदु ने किए थे, उससे चौथा भाई और बहन संबंध है। तो इसको जैसे मैं देखता हूँ, तो इसमें भाई और बहन संबंध को जब सौहार्द भाव के नाम से जाना जाता है कहा, तो सौहार्द सम्मान का शिष्ट मूल्य है, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिना आवेशित हुए, बिना अपनी स्थिति में आवेश आए, दूसरे को मूल्यांकन दे पाना, और उसमें भाव की स्थिरता उसका एक अहम भाग है। जिसमें हम मानते हैं कि मूल्यांकन में आजकल मूल्यांकन देने की और मूल्यांकन सुनने की शक्ति हमें कम होती है। सौहार्द भाव में मूल्यांकन को सुन पाना और दे पाना, ये उसमें एक स्थिरता दिख पाता है। भाई और बहन संबंध को जैसे मैं देखता हूँ कि ये एक जिम्मेदारी और भागीदारी की जगह है। हम देखते हैं तो मानव में हर समय पर कोई ना कोई कुछ संबंध हमारे साथ होते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ गहरे लेवल पे जीना होता है, उसके साथ साथ मूल्यांकन भी बना रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार रूप में भाई बहन संबंध में होता है, और आगे जाके ये मूल्यांकन पति पत्नी संबंध में आगे आने वाले जीवन में दिखता है। और भाई बहन संबंध के मूल आशय में ये बात है कि एक दूसरे के विकास में वो सहायक हैं, वो प्रेरक हैं, और ये ईर्ष्या द्वेष रहित संबंध भी है। तो जब भी आता है कि किन सद्गुणों से बहन या भाई अपलावित होता है, तो उसी से उससे ज्यादा उसका भाई या बहन अपलावित होगा। मुझे लगता है कि ये स्नेह मूल्य का भी इसमें एक ये रिफ्लेक्शन है कि अपने पराई की दीवार ना होना, ये परिवार में काफी आसानी से दिख पाता है। और इसके देखते ही अगर हम देखते हैं कि हमारे परिवार के भाई बहन कुछ सद्गुणों से संपन्न हैं, कुछ योग्यताओं, कुछ श्रेष्ठताओं से संपन्न हैं, तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात होती है, और हम उसकी तरफ जो अपलावन उसमें रहता है, वो मुझ में भी रहता है। इस संबंध में एक और बात रहती है कि इसमें कंपटीशन की भावना नहीं रहती। आजकल तो दिखती है, पर मूल में देखें, अगर जागृत समाज में देखेंगे, तो परिवार में जिस तरीके से न्याय, समाधान, समृद्धि का वातावरण रहेगा, जिस प्रकार की शिक्षा संस्कार हम उम्मीद कर रहे हैं कि गर्भ संस्कार से आगे बढ़ेगा, तो उसमें ईर्ष्या द्वेष रहित संबंध परिवार में देखने को मिलेगा। भाई बहन के बीच में कंपटीशन रहित संबंध देखने को मिलेगा, और एक दूसरे की गलतियां से खुश ना होने की बजाय एक दूसरे के अच्छे करने एक दूसरे के अच्छे कर पाने से हम ज्यादा खुश हो पाएंगे। मूलतः इसमें ये देख पाना भाई और बहन में कि एक दूसरे की भागीदारी को हम देख पाए, और मेरा भी लक्ष्य विकास है, दूसरे का लक्ष्य भी विकास है, और भाई बहन के रूप में और परिवार के रूप में हम आगे बढ़ पाते हैं। ये भाई बहन संबंध का एक मूल ग्राउंड है। इसी के साथ ये देख सकते हैं कि आज्ञा पालन, सहयोग और अनुसरण, ये 125 के ऊपर वाले पेज में है कि ये भी एक अपेक्षा है कौमार्य अवस्था में, जिसको हम टीनेज की शुरुआत में कहेंगे। तो एक बिंदु बाबा जी ने लिखा है कि भाई बहन की पहचान एक निश्चित आयु में हो पाती है, जिसको कह सकते हैं कि शैशव काल के आगे की बात है, जिसमें संबंध की पहचान का मतलब हुआ कि उसका प्रयोजन क्या है, वो संबंध का लक्ष्य क्या है, और अपनी भागीदारी को हम पूरा कैसे कर पाए। तो
आगे भी इसको जब हम और इस पेज में देखेंगे तो ये पूरा जो क्रम है कि कैसे हम आज्ञा पालन से शिक्षा में शुरू करते हैं, जहाँ भी हमने शिक्षा में ध्यान दिया है, बाबा जी ने एक क्रम प्रस्तावित किया है कि आज्ञा पालन से अनुसरण अनुकरण, उससे फिर जिज्ञासा बनना, उससे फिर अनुशासन और स्व अनुशासन, ये क्रम है। तो इसका जो शुरुआती दौर है वो एक परिवार में घटता है और एक दूसरे को मूल्यांकन दे पाना, एक दूसरे की के कार्य व्यवहार का मूल्यांकन कर पाना, उसके बारे में एक दूसरे को फीडबैक दे पाना, वो अपेक्षा को रख पाना और एक दूसरे से प्रेरणा पा पाना, ये हम देख सकते हैं कि भाई बहन संबंध में हो रहा है। इसमें आज्ञा पालन के लिए जो सहयोग और अनुसरण को देख पाना, इसी में ये भी देख सकते हैं कि सहयोग दो प्रकार का है। एक है कि हम विचार की सटीकता बनाने में एक दूसरे की मदद कर पाए और दूसरा अभिव्यक्ति की जगह दे पाए, एक्सप्रेशन की हम जगह एक दूसरे को देख पाए। तो पहचान का शुरू होना मूल्यांकन कर पाने और प्रयोजन को देख पाने से है। यही देखें तो मित्रों के साथ भी यही घटता है। इसमें फर्क ये है कि एक परिवार में एक माता से पैदा हुए भाई बहन और अन्य परिवारों में अलग माता से पैदा हुए उनको हम कह रहे हैं मित्र। कौमार्य और युवावस्था के बीच भाई बहन के परस्परता में अनुशासन की बात आती है। अनुशासन आज्ञा पालन के क्रम में एक पक्षीय हो पाते हैं। अनुशासन गुरुजनों व अभिभावकों से जीने में प्रमाणित रहने के आधार पर अनुशासन बोध संतानों में होना स्वाभाविक है। इन्हीं तथ्य के आधार पर हर मानव संतान अनुशासन को अपने विचारों से जोड़ना शुरू करता है। उसी के साथ आवश्यक, अनावश्यक तथा उपयोगी, अनुपयोगी विधा में भी वैचारिक प्रयुक्तियां होना स्वाभाविक रहता है। इस प्रकार अनुशासन आवश्यकता, उपयोगिता के आधार पर स्वीकृत होना शुरू होता है। शनै शनै हर मानव संतान क्रम से अनुशासन में दक्ष होना पाया जाता है। इन सभी विधाओं में मानव संतान गुजरता हुआ, अर्थात आज्ञा पालन अनुशासन प्रक्रिया से सोच विचार प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ, अपने आप में निश्चय की प्रक्रियाएं आरंभ होते ही यही निश्चयन प्रक्रिया सुस्थिर होने ही आज्ञा पालन और अनुशासन के आशय रहता ही है। तो इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो क्रम आगे बढ़ा और कौमार्य और युवावस्था के बीच क्या हुआ, तो उसमें ये हुआ कि एक है कि गुरुजन और अभिभावक जो हमारी जिंदगी में उस वक्त रोल प्ले करते हैं, उनका आज्ञा पालन हमारी शिक्षा का एक भाग बनता है। ये भाई बहन एक दूसरे के साथ देख पाते हैं और एक दूसरे को इसकी प्रेरणा दे पाते हैं और इसी के आधार पर कैसे आज्ञा पालन से अनुशासन का पूरा क्रम बने, वही इसमें आता है। और इसमें एक बड़ा भाग ये है कि अनुशासन की आवश्यकता, ये मेरी आवश्यकता है और ये मेरे लिए उपयोगी कैसे है, ये भाग इस संबंध में और स्पष्ट होता है और हम ये भेद करने की क्षमता हो जाती है क्योंकि इसमें इस समय पे तर्क क्षमता बढ़ जाती है, लॉजिकल एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो जो समीक्षा और मूल्यांकन है उसको हम देखना शुरू करते हैं। तो इसी में भेद हम करना शुरू करते हैं कि उपयोगी क्या है, अनुपयोगी क्या है, आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है। इसी के साथ चलते चलते ये समीक्षा मूल्यांकन होते हुए एक मानव संतान शैशव काल से, कौमार्य से युवावस्था में इस स्तर पे पहुंचता है कि अब वो अपने अंदर कुछ निष्कर्षों को स्थायी रूप में देख पाता है और अगर जागृत समाज की बात करें तो ये उसमें अनुभव या क्रियापूर्णता के रूप में आगे आती है, जिसके बाद उसमें एक स्थिर आचरण, निश्चित आचरण दिखने को मिलता है। और आज्ञा पालन का तृप्ति बिंदु भी यही है कि विचारों में निश्चय, सही का निष्कर्ष हमें आ जाए और आचरण में निश्चितता, स्थिरता आ जाए। तो कौमार्य युवावस्था से क्रम आगे बढ़ते बढ़ते ये ज्ञान संपन्नता तक जाता है और ये आज्ञा पालन का तृप्ति बिंदु है। आज्ञा पालन की अगर परिभाषा भी देखें तो उस परिभाषा को एक बार मैं नोट डाउन किया था कि जागृत मानव परंपरा में से के लिए संतानों का 5 वर्ष की आयु से 10 वर्ष तक अनुसरण, सहयोग, प्रवृत्ति, सहज दृष्टि। जैसे ही युवावस्था में पहुंचते हैं, स्वाभाविक रूप में स्वानुशासन का प्रमाण आवश्यकता के रूप में होता ही है। यही अभ्युदय का प्रमाण होना पाया जाता है।
स्वानुशासन सर्वतोमुखी समाधान के रूप में ही प्रमाणित होता है। यही मानव संचेतना की अपेक्षा और सार्थकता है। यह शिक्षा संस्कार कार्यों से लोक सुलभ होना पाया जाता है। जागृत मानव परंपरा में ही मानवीय शिक्षा संस्कार सार्थक होना पाया जाता है। इस विधि से कार्य व्यवहार विचार संपन्न होते हुए भाई बहन मित्र संबंधों में विश्वास पूर्वक सम्मान व मूल्यांकन पूर्वक परस्परता में स्नेह मूल्य को सदा सदा प्रमाणित करना होता है। इस विधि से इन संबंधों में विश्वास सम्मान स्नेह मूल्य प्रधान रहता है, साथ ही प्रेम मूल्य स्पष्ट होना भावी रहता है। तो जैसे हमने ऊपर बात करी कि युवावस्था में पहुंचते ही स्वानुशासन का प्रमाण देना हो पाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जागृत समाज में ज्ञान संपन्नता हो चुकी है। और इसी के साथ देख सकते हैं कि व्यक्ति में समाधान की स्थिति भी हो पाती है। और समाधान की स्थिति पहले बात हो चुकी है। इसमें ये देख सकते हैं कि एक तो है कि समाधान मुझ में समाधान होना, और मैं हर बार हर स्थिति परिस्थिति में समाधान को प्रस्तुत करता हूँ। और एक और घटना इसके साथ घटती है कि मेरी दृष्टि समाधान की हो जाती है, जिसको हम कहेंगे कि हम रेजोल्यूशन सेंट्रिक हो जाते हैं। व्यवस्था है, इसकी आश्वस्ति है, इसके समाधान है, ये एक दृष्टि में हम पा चुके हैं। यही शिक्षा संस्कार की सार्थकता है। तो भाई बहन संबंध में हम देख सकते हैं कि कौमार्य अवस्था से शैशव काल से लेकर युवावस्था तक जो एक शिक्षा का एक गहन प्रक्रिया जो घर में और अभिभावकों के साथ विद्यालय में चल रहा है, उस पूरे प्रोसेस में एक दूसरे के साथ रहकर मूल्यांकन कर पाना, एक दूसरे के साथ रहकर प्रेरणा दे पाना और सहयोगी हो पाना, ये इस संबंध का प्रयोजन है। ठीक है। इसमें अगर एक दो बात और देखें कि इस संबंध की सफलता ये भी है कि परिवार रूप में अपने आप को देख पाना, अपने आप को एक यूनिट की तरह देख पाना, और फिर ये भी देख पाना कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में हम लोग भागीदारी कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि संबंध की सफलता है। और स्नेह मूल्य जो है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, वो इस मूल्य का रहता है जिसमें दूसरे को हमने अपने जैसे स्वीकारा ही होता है, उसके लिए हमेशा मैं उपलब्ध रहता हूँ, वो एक भाग रहता है। और इसी के साथ एक प्रेम मूल्य स्पष्ट होना भावी रहता है, ये लास्ट लाइन में आया है। और इसका आशय जैसे सुबह के सत्र में भी हुआ था, मुझे लगता है कि प्रेम मूल्य का स्पष्ट होना दो व्यक्तियों के बीच ये है कि हम मूल्यांकन ठीक से कर पाए और दया कृपा करुणा जैसी आवश्यकता हो वैसे हम प्रस्तुत हो पाए। आगे बढ़ते हैं। साथी सहयोगी संबंध। स्लो चलो। ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि अच्छा, कोई कह रहे हैं कि कैमरा की तरफ आंख रखे तो अच्छा होगा। ठीक है, वो क्या है कि वो स्क्रीन की तरफ ध्यान चला जाता है। ठीक है, मैं कैमरा की तरफ ध्यान रखता हूँ। संबंध 5, साथी सहयोगी संबंध। एक दूसरे के लिए पूरक विधि से सार्थक होना पाया जाता है। यह संबंध सहयोगी की कर्तव्य निष्ठा से व साथी के दायित्व निष्ठा से सार्थक होना पाया जाता है। यह परस्पर पूरक संबंध है। इनमें मूल मुद्दा दायित्व को निर्वाह करना, कर्तव्यों को पूरा करने में ही परस्परता में संगीत होना पाया जाता है। यह जागृत परंपरा की देन है। इसमें मुख्यतः विश्वास मूल्य रहता ही है। गौरव सम्मान स्नेह मूल्य अर्पित रहता है। सहयोगी के प्रति सम्मान मूल्य विश्वास के साथ अर्पित रहता है। इस विधि से मंगल मैत्री होना स्वाभाविक है। साथी सहयोगी संबंध को कई अलग अलग डायमेंशन से भी देखा है। तो मुझे लगता है कि साथी सहयोगी संबंध अपने में एक संबंध है। इसको हम व्यवसाय संबंध के रूप में भी इसको पहचानते हैं। तो एक जो साथी सहयोगी का विश्लेषण है संबंध का, एक हम अभी आज के समय में देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जागृत समाज में कैसा होगा। तो जागृत समाज में देखिए तो साथी सहयोगी संबंध ऐसा है जो दृष्टा पद प्रतिष्ठा में स्थित है। जो दृष्टा है, जो समाधान प्राप्त व्यक्ति है, वो साथी है। और वही और उसमें ये दायित्व है कि किसी और व्यक्ति की जागृति में, के स्वावलंबी होने में वो साथी हो पाए, वो उसमें सहयोग कर पाए। तो साथी वो है जिसमें दृष्टापद है और वो सहयोगी के लिए कुछ चीज कर पाता है। वो क्या कर पाता है? वो सहयोगी के लिए दिशा निर्देशन कर पाता है कि उसको किस तरफ जाना है। वो सहयोगी के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर पाता है
और वो सहयोगी को पारंगत बना पाता है किसी व्यवसाय में या उत्पादन में। सहयोगी साथी के पास आता है और उसका साथी की तरफ गौरव का मूल्य रहता है। ये क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई श्रेष्ठता साथी में पहचान पाता है और सम्मान स्नेह मूल्य उसमें रहता ही है, और साथी का सहयोगी के प्रति विश्वास मूल्य रहता है। मुझे इसमें एक जो बड़ी बात लगती है कि कई बार हम आज के संदर्भ में देखें तो जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, उनको कोलीग्स कहें या फिर हम लोग सीनियर और जूनियर भी कहें, उसमें संबंध अभी कैसा है? संबंध काफी हमारा कार्य प्रधान है। कार्य प्रधान मतलब एक तो हम प्रकृति के साथ कार्य बोलते हैं, दूसरा वर्क या कार्य जिसको हम आजकल आम भाषा में यूज करते हैं, जहां हम कॉर्पोरेट की तरह देखते हैं। उस संबंध में एक दूसरे का मूल्यांकन कैसे होता है? एक दूसरे का मूल्यांकन ज्यादातर इस संदर्भ में होता है कि मेरी जो अपेक्षा उस वर्क से है, उस काम से है, वो अपेक्षा पूरी हो रही कि नहीं हो रही। तो जैसे कंपनी में काम करते करते मेरे साथी है, सहयोगी, उसके लिए मेरी उसके साथ जो मेरी अपेक्षा, या मैं किसी के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो मेरी अपेक्षा अगर धन की है, या मेरी अपेक्षा अच्छे काम की है, या मेरी अपेक्षा प्रोडक्टिविटी की है, एफिशिएंसी की है, तो उस आधार पर मैं उस संबंध का मूल्यांकन करता हूँ। ये एक बहुत ही सीमित मूल्यांकन है, और हम देख सकते हैं कि जब हम जूनियर होते हैं तो हम बार बार ये कामना करते हैं कि कोई हमको ऐसे देखे कि मैं मानव भी हूँ, मेरे घर में क्या स्थिति परिस्थिति है, क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में भी अंदर कुछ चल रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है कि संबंध में मूल्यांकन सिर्फ हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी का ना हो, पर मेरे भाव का भी हो, मेरे व्यवहार का भी हो, मेरी जो परिवार में जो स्थिति परिस्थितियां उसका भी हो, और दूसरी तरफ भी साथी की भी अपेक्षा रहती है कि उसका मूल्यांकन भी ऐसा हो। तो किसी एक संबंध में पूरा मूल्यांकन कैसा हो, मुझे लगता है कि ये संबंध के कोर में है। साथी सहयोगी संबंध में पूरा मूल्यांकन का पहला दायित्व साथी के पास है, क्योंकि वो समझदारी की स्थिति में है और उसको ये भी पता है कि जो उद्योग या उत्पादन या किसी कार्य में भी साथी सहयोगी लगे हैं, उसका प्रयोजन क्या है, उसकी अस्तित्व में उसकी भागीदारी क्या है। और ये प्रयोजन सिर्फ कार्य या स्वावलंबन नहीं है, मूलतः प्रयोजन मानव का सुखी होना है। उस सुखी होने में मानव के कुछ लक्ष्य हैं: समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। सहयोगी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को पाना चाहता है, उसी के लिए वह शिक्षा संस्कार भी पा रहा है और वह स्वावलंबी भी होना चाहता है। उस दृष्टि से साथी उसके साथ उसका दिशा निर्देशन करता है। और मुझे लगता है कि हम देख भी सकते हैं कि जहां मानव के रूप में, स्नेह के रूप में हम काम करते हुए एक दूसरे को पहचान पाते हैं, रहते हुए पहचान पाते हैं, वहां संबंधों में और बहुत चीजों की जगह बन जाती है। तो इसमें मूलतः है कि सहयोगी साथी में श्रेष्ठता देख पाए, और साथी में दायित्व है। दायित्व किस बात का? दायित्व इस बात का है कि ये लक्ष्य और प्रयोजन देख पाता है कि वो सहयोगी का क्या है और सहयोगी का मूल लक्ष्य क्या है। इस विधि से इसमें मंगल मैत्री होती है। मंगल मैत्री होती है तो फिर वो साथी सहयोगी संबंध सफलता की तरफ जा पाता है। उपलब्धि एवं विकास के आधार पर साथी सहयोगी संबंध दो पक्षों में गण्य है। उसे साथी स्वामी से सहयोगी सेवक अकिंचनता को स्वीकारता है। उसे परिप्रेक्ष्य में सहयोगी साथी को श्रेष्ठ मानता है, जो उसकी मौलिकता है। इस संबंध में साथी सहयोगी का पूरा उत्तरदायी हो जाता है और सहयोगी साथी को ही उस परिप्रेक्ष्य के पक्षों का कर्ता मानता है। इस संबंध में साथी के विशेष गुण, निपुणता, कुशलता दिखाई पड़ता है। साथी सहयोगी संबंध वह है जिसमें पद एवं भौतिक आदान प्रदान परस्परता में निश्चित व प्रत्याशित रहता है। इस प्रकार इस संबंध में भी सुखद स्थिति की निरंतरता देने वाली वस्तु विश्वास ही है। अस्तु इसमें विश्वास की स्थिरता प्रदान किए रहना ही इस संबंध की अंतिम अनुभूति है। तो इसमें कुछ दो तीन बिंदु आए जिसको हमने अभी जिसमें हमने चर्चा करी। एक तो है कि किन मूल्यों के साथ साथी सहयोगी एक दूसरे को देख पाते हैं। साथी के विशेष गुण, निपुणता, कुशलता सहयोगी देख पाए। निपुणता हुआ जिसको हम कहते हैं कि उपयोगिता मूल्य को स्थापित कर पाना, या अपना जो स्किल है उसको हम निपुणता के संदर्भ में देखेंगे। कुशलता देख पाना, कला मूल्य को स्थापित करना, और इसमें व्यवहार का भी एक आयाम है क्योंकि हम व्यवहार में भी कुशल हो पाते हैं। तो स्किल प्लस व्यवहार, ये दोनों का साथ में रह पाना। और अभी व्यवहार इसलिए है ताकि हम काम करा पाए, तब व्यवहार इसलिए कि मानव अपना लक्ष्य पा पाए। तो उस लेवल पे हम कुशलता को देखेंगे।
और इसी के साथ एक और भाग जो आगे आता है वो आता है आदान प्रदान का। तो इसमें कुछ अपेक्षाएं निश्चित हैं, जैसा बाबूजी ने लिखा है। कुछ आदान प्रदान निश्चित है क्योंकि ये व्यवसाय संबंध भी है, इसमें स्वावलंबन इसका एक भाग है, उत्पादन इसका एक भाग है। पर इसमें यह भी है कि इसमें विश्वास की स्थिरता प्रदान किए रहना ही इस संबंध की अंतिम अनुभूति है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का आदान प्रदान एक भाग है उस संबंध का, मूल में यह संबंध भी भाग है। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस संबंध की सफलता, व्यवसाय संबंध की सफलता है कि जब हम संपूर्ण व्यवस्था को समझ पाते हैं, जो स्वामी से, साथी से अपेक्षा है कि वह नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य इस पूरे को पहचान पाता है। उसको ये और उसमें ये उसको ये भी स्पष्ट है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना समृद्धि मानव का लक्ष्य है। तो इसमें अगर साथी से सहयोगी में दृष्टि भी ट्रांसफर हो पाती है स्किल के साथ साथ कि आवर्तनशील अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है या उसको बना के रखना है, सुविधा, भोग और अतिभोग से उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता की तरफ जाना है। अगर ये इस संबंध में हो पाता है, इसलिए साथी सहयोगी संबंध में साथी का दायित्व इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि स्किल के साथ साथ दृष्टि का ट्रांसफर बहुत जरूरी है। अभी हम देख सकते हैं कि जो हम सफर कर रहे हैं वो ये भी सफर कर रहे हैं कि दृष्टि के बिना स्किल है, दृष्टि के बिना हम लोग उत्पादन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ना उसका तृप्ति बिंदु मिलता है और सुविधा भी काफी पा ली है, बहुभोग भी हो गया है, तृप्ति बिंदु में नहीं मिला, संबंध तो खराब हो ही गया क्योंकि भाव संबंध में कम है, और फिर धरती का जो खराब होना है वो भी हो गया। ये साथी सहयोगी संबंध है। कोई आगे बढ़ते हैं अगले संबंध पर। हाँ जी, कुछ बिंदु मैंने नोट डाउन किए थे इस समय साथी सहयोगी संबंध पे, सोच रहा हूँ उसको पढ़ जाऊं कि साथी सहयोगी के लिए दिशा निर्देशन कर पाता है, सहयोगी के स्वयं स्फूर्त होने के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर पाता है और उसको पारंगत बना पाता है। और सहयोगी जो है वो सेवा में स्वयं स्फूर्त हो जाए, ये उसका लक्ष्य बनता है। वो अपनी निष्ठा का पालन करता है। मनोविज्ञान में बहुत सुंदर रूप में साथी सहयोगी संबंध और दायित्व और कर्तव्य को भी स्पष्ट किया हुआ है। तो कुछ बिंदु मैंने अभी वहां से लिए थे। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, मैं मान लो मैं आगे चलता हूँ। जी, मैं एक बार सारे संबंध खत्म करके कुछ क्वेश्चंस को ले लूंगा फिर। समझदार मानव परंपरा में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का संबंध। मानवत्व सहित व्यवस्था में विधि समाई रहती है, विधान निर्वाह रूप में प्रमाणित होता है, व्यवस्था का धारक वाहक जागृत मानव ही होता है। व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए मानव को जागृत होना रहना आवश्यक है। जागृति पूर्वक ही हर नर नारी जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। साधक द्वारा साध्य की उपलब्धि की संभावनाओं के अनुरूप फल मिलने पर निर्णय होता है कि साधना सही दिशा में गतिशील है। संभावनाएं सुदृढ़ होने पर मान्यताओं के रूप में अवतरित होती हैं। सभी मान्यताएं विकास अर्थात जागृति तथा व्यवहार के लिए हैं। विकास के लिए जो मान्यताएं हैं वे अंतरंग में अभ्यास एवं जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत तथा बहिरंग में सामाजिकता तथा व्यवसाय के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो समझदार मानव परंपरा में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का संबंध, जिसको हम व्यवस्था संबंध के रूप में भी हम इसको भी समझते हुए हैं। इस संबंध में देखेंगे तो ये संबंध में है कि जागृति से व्यवस्था है और व्यवस्था से जागृति की परंपरा बनी रहती है। तो उसी को देखें तो कि साधक द्वारा साध्य यानी अपना जो लक्ष्य है वो जागृति है और मानव जागृति पूर्वक व्यवस्था बनाकर ये सबके लिए सुलभ कर पाता है। और इसी में आगे आया है कि संभावनाएं सुदृढ़ होने पर मान्यताओं के रूप में अवतरित होती हैं। तो जब हम जागृति की ओर बढ़ते हैं हमें कई सूचनाएं मिलती हैं। ये सूचनाएं हमारे अंदर सहमतियां और फिर स्वीकृतियों के रूप में दिखती हैं। इन्हीं को मान्यताएं कहा जो विकास के लिए हमारे लिए विकास की तरफ हमको पुश करती हैं। और जो मान्यताएं विकास के लिए अंतरंग रूप में जो मददगार हैं वो हमारे जो 4 आयाम है, अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य। तो अभ्यास और जागृति अपने अनुभव और विचार के लिए, और फिर हमारा जो उसमें सामाजिकता और व्यवसाय है ये व्यवहार और कार्य के लिए ये मान्यताएं प्रेरणा स्रोत बनती हैं।
सामाजिक दायित्व का प्रमाण हर समझदार परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में प्रमाणित होता है। यह क्रमशः संपूर्ण मानव का एक इकाई के रूप में पहचान पाना बन जाता है। पहचानने के फलन में निर्वाह करना बनता ही है। ऐसी निर्वाह विधि स्वाभाविक रूप में मूल्यों से अनुबंधित रहता ही है। यही व्यवस्था में भागीदारी की स्थिति में परिवार व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय या विश्व परिवार व्यवस्था तक स्थितियों में भागीदारी की आवश्यकता रहता ही है। ऐसे भागीदारी के क्रम में मानव अपने में से समझदारी विधि से प्रस्तुत होना बनता है। समझदारी विधि से ही हर नर नारी व्यवस्था में भागीदारी करना सुलभ सहज और आवश्यक है। इसी क्रम से मानव लक्ष्य प्रमाणित होते हैं जो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के रूप में पहचाना गया। इसे प्रमाणित करना ही मानवतापूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पे एक सामाजिक दायित्व एक शब्द आया है, तो इसको हम कैसे देखें तो व्यवस्था संबंध में कुछ संबंध प्रत्यक्ष हैं और कुछ संबंध अभी अप्रत्यक्ष हैं, और हर मानव की उपयोगिता है, हर मानव की भागीदारी है। जब अपनी दृष्टि संकुचित रहती है, लिमिटेड रहती है, तो प्रत्यक्ष भागीदारी कोई देख पाते हैं, वो भी उनका बहुत एक स्थूल पार्ट देख पाते हैं। पर हम अभी भी देखें, जागृत समाज भी देखें, समाज एक इंटरकनेक्टेड चीज है, वो जुड़ा हुआ है, उसके बहुत सारे अंतर संबंध है उसमें, और ये देख पाना कि हर मानव की एक उपयोगिता और भागीदारी है, और उपयोगिता और भागीदारी हर मानव की अभी है ही, पर ये सफल है कि नहीं है, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, सारे स्तरों पर हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि व्यवस्था बनी कि नहीं बनी। तो व्यवस्था की चाहना और व्यवस्था का हो पाना, उसमें जो गैप है वो गैप है समझदारी का। तो बाबा जी इसी बात पे कर रहे हैं कि समझदारी क्या है इसको हम देखते हैं, ज्ञान क्या है इसको समझ पाते हैं, मूल्य क्या है इसको समझ पाते हैं, अपना लक्ष्य और प्रयोजन क्या है समझ पाते हैं, मानव लक्ष्य को समझ पाते हैं, तो हर मानव अपनी उपयोगिता और भागीदारी को पूरा कर पाता है। वो अपने तन मन धन का सदुपयोग कर पाता है और वो व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। ये इस दृष्टि से भागीदारी करने पर मानव से लेकर अंतरराष्ट्रीय तक हम देख सकते हैं फिर व्यवस्था बन पाती है, और इसका प्रमाण ही है मानवतापूर्ण व्यवस्था। तो इसमें भी बात वही है कि भाव का बने रहना, ये देख पाना कि न्यूनतम विश्वास और सम्मान हर मानव के प्रति हमारा है ही, और हर मानव ये सम्मान भी कर पाना कि हर मानव का कि लक्ष्य और उसका कार्यक्रम भी वही है जो मैं चाहता हूँ, और हर मानव अपनी भागीदारी कर ही रहा है। जितनी दृष्टि ठीक होती है और कर पाता है, दृष्टि पूरी हो पाती है, तो फिर अपनी भागीदारी भी तृप्तिदायक या मानवतापूर्ण हो पाती है। आगे बढ़ते हैं मित्र संबंध, 7वें संबंध पर। समाधान समृद्धि सहज समानता ही मित्र संबंध है, एवं सर्वतोमुखी समाधान में सहभागिता हो उसकी मित्र संज्ञा है। जिसमें बैर का अभाव हो उसकी मित्र संज्ञा है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि एक पक्ष यदि किसी विपरीत घटना या परिस्थिति से घिर जाए तो दूसरा पक्ष अपना पूरा तन मन और धन व्यय करने के लिए तथा मित्र को उस घटना विशेष अथवा परिस्थिति विशेष से उबारने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, यही मित्रता की चरम उपलब्धि है। घटनाग्रस्त या परिस्थितिग्रस्त मित्र की जो कठिनाइयां हैं वो पूरी की पूरी दूसरे मित्र को प्रतिभासित होती हैं। मित्रता की कसौटी ही यह है कि परस्पर की कठिनाइयों को दूसरा पक्ष सटीक स्वीकार लेता है, और यदि उसका परिहार है तो उसके लिए अपनी शक्तियों को नियोजित करता है। ये संबंध भी देखिए मित्र का, तो ये एक उपयोगिता और पूरकता का एक संबंध है। ये एक लेवल पे जैसे पहले आया है, भाई बहन संबंध का ही ये एक और मैनिफेस्टेशन है, जिसमें माता पिता का उसमें फर्क रहता है, और इस संबंध में दिख पाए कि दोनों का लक्ष्य समाधान और समृद्धि है, और हम इसमें प्रेरणा और सहयोगी हैं, एक प्रेरक हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसमें भी एक मूल्यांकन का भाग बना रहता है कि हम एक दूसरे का मूल्यांकन कर पाए, इसलिए हम प्रेरणा भी दे पाए, सहयोग भी दे पाए, और एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को
और श्रेष्ठताओं की तरफ हम पुश कर पाए और श्रेष्ठताओं को पहचान पाए और एक दूसरे को उसकी ओर गतिशील होने के लिए हम प्रेरणा दें। इस संबंध में साथ रहते हुए प्रयोग, व्यवहार और अलग अभ्यास के साथ साथ हमारी एक दूसरे के पात्रता, योग्यता का भी मूल्यांकन होता रहता है जीते हुए। और इसमें जो बाबा जी ने एक बात कही कि कैसे कठिनाइयों में बने रहना, उत्सव में और दुख में बने रहना, और कोई विशेष संकट या कोई भी संकट अपने मित्र पे आ जाए तो उसको तन मन धन से उसके लोड को ले लेना और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना, ये मित्र संबंध में एक क्वालिटी दिखती है। मित्रता की निरंतरता न्यायपूर्ण व्यवहार से ही सफल होती है। निर्वाह के इन समस्त संबंधों से व्यष्टि से समष्टि तक पोषक अन्यथा शोषक सिद्ध हैं। मित्र मित्र संबंध की परस्परता में विश्वास, सम्मान व स्नेह मूल्य प्रधान है एवं प्रेम संबंध भावी रहता है। एक मित्रता की संबंध के बारे में एक और बात भी लगती है कि यहाँ पे जो मूल्यों की बात आई है कि विश्वास सम्मान है ही, और फिर प्रेम संबंध है जिसमें मूल्यांकन है। और मुझे लगता है कि मित्र संबंध अभी हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब हमेशा ही रोल प्ले करता ही है, पर कहीं ना कहीं हमारी संगति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारा वातावरण क्या है। अभी भी हम देख सकते हैं कि जीवन विद्या को भी समझने समझाने के क्रम में हमारे परिवार भाव रूप में हमारे साथ हैं, पर शायद हम अलग शहर में रह रहे हैं, अलग केंद्र में रह रहे हैं। पर उसके साथ साथ भी हम ये देख पाते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो इस वक्त हमारे भाव, हमारे विचारों जिनके साथ बहुत आदान प्रदान होता है, वो हमारे मित्र होते हैं। तो और हमारा वातावरण भी वही बनाते हैं। हमारे बहुत सारे चयन आस्वादन, हमारे चित्रणों का भी स्रोत है, उसमें जो एक्सचेंज है वो मित्रों के साथ रह पाता है। तो मेरे को ये भी लगता है कि ये संबंध काफी गहरा और काफी आवश्यक संबंध इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो प्रयोग का भाग रहता है, जो अभ्यास का भाग रहता है और जो प्रोत्साहन का भाग रहता है, वो हम कई बार एक दूसरे को देख पाते हैं। और इस संबंध में बहुत सारा अपना मूल्यांकन भी हम कर पाते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं। कई बार अपनी स्थितियां हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ कई बार नहीं शेयर कर पाते, या समय की सीमा रहती है या व्यक्ति की उपलब्धता की सीमा रहती है। पर मुझे लगता है कि ये मित्र संबंध में बहुत अच्छे से हो पाता है। तो और हमको दिखता भी है कि बहुत सारा पेयर्स में हमारी गति हमारे मित्रों के साथ काफ़ी बढ़ पाती है। जो शेयरिंग, जो प्रोत्साहन, जो अभ्यास, कृषि से लेके या परिवारों को संभालने से लेके या शादी के बारे में या बच्चों के बारे में या फिर आगे क्या करना है, इसका बहुत सारा एक्सचेंज एक निर्विरोधता के साथ, एक सहजता के साथ मित्रों के साथ हो पाता है। तो आई थिंक ये वाला भाग संबंध में हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करता रहेगा। और यही मित्र संबंध की एक बहुत ही एक इसकी एक मूल्यवान इसकी एक भागीदारी है कि एक दूसरे के साथ समानता के साथ हम लोग प्रयोग और अभ्यास में आगे बढ़ पाते हैं। कुछ संबंध को लेके कुछ शायद सवाल थे, मैं एक बार उसको देख लेता हूँ। आज साथी सहयोगी संबंध एवं मित्र इन दोनों को अलग किए हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इनको अलग अलग बताना पड़ा? भैया आपने आज लिखा है बाबूजी आपके क्वेश्चन में, तो मेरे को लगता है कि साथी सहयोगी और मित्र दोनों अलग अलग संबंध हैं। ये मुझे लगता है आज के लिए भी नहीं, जागृत समाज में भी ये रहेंगे ही। साथी सहयोगी संबंध एक व्यवसाय संबंध है। मैं ऐसे मानता हूँ कि जागृत समाज में शिक्षा संस्कार के पश्चात जब मानव अपना स्वावलंबन की तरफ लगता है, समाज में भागीदारी की तरफ लगता है, तो साथी सहयोगी संबंध में वो रहता है। अगर ये देखें कि जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने हम उम्र हैं, जो अपने जिनके साथ हमारा कर्तव्य का लेवल हमारा एक जैसा रहता है, उनमें शायद हम मित्र संबंध देख सकते हैं। और जिनमें दायित्व रहता है और जिनकी दृष्टि हमसे बड़ी रहती है और जिनके मार्गदर्शन में हम व्यवसाय संबंध को पूरा कर रहे होते हैं, उनको हम साथी के रूप में देख सकते हैं।
तो साथी सहयोगी संबंध और मित्र संबंध में साथी सहयोग में दायित्व कर्तव्य एक बहुत क्लियर भाग है, जिसका मैनिफेस्टेशन व्यवसाय स्वावलंबन के अर्थ में और समाज की भागीदारी में निकलता है। और इसमें ये बात भी बहुत जरूरी है कि उत्पादन क्यों, आवश्यकता क्या है और क्यों जीना है। और मित्र संबंध एक दूसरे के साथ भाई बहन का संबंध का एक्सटेंशन है, जो आगे जीते हुए हम उम्र या अपनी जैसी स्थितियों के लोग के बाकी मानवों के साथ रहने का भाग है। भाव से हमेशा भरे रहे उसका रास्ता बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है, उसका अभ्यास करना है। बढ़िया भैया। संबंध कब समझौता या बाध्यता के रूप में दिखाई पड़ता है? संबंध कब समझौता या बाध्यता के रूप में दिखाई पड़ता है? तो मुझे लगता है कि जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो बाध्यता के रूप में है। इसको मैं इसी बात से जोड़ूंगा कि जीवन विद्या के पहले मुझे लगता था कि, या मुझे थोड़ा लगता था, कई लोगों को और लगता हो, कुछ को कम लगता होगा, कि संबंध एक्चुअली है क्या। मैं जो जिंदगी में करना चाहता हूँ उसके लिए संबंध उसके लिए मददगार है या उसमें बाधक है। तो मुझे अब जो स्पष्ट होता है कि ज्ञान का मतलब ये है कि क्या है, क्यों है, कैसा है, उसको हम देख पाते हैं, तो उसका हम राइट प्लेसमेंट कर पाते हैं, उसका सही प्रयोजन हम देख पाते हैं। तो संबंध ही वो भागीदारियां हैं जो मानव को एक छोटे से बच्चे से एक स्वायत्त मानव के लिए, स्वायत्त मानव बनाने में उनकी भागीदारी रहती है, क्योंकि इसी संबंध में सारे हमारे मार्गदर्शन से लेके, ममता से लेके सारे मूल्य इसमें पूरे होते हैं। ये बाध्यता तब है जब हम संबंध में रह रहे हैं पर उसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है और मूल्य स्पष्ट नहीं है। जब तक प्रयोजन और मूल्य स्पष्ट नहीं है वो बाध्यता है। जब प्रयोजन और मूल्य स्पष्ट हो जाता है और स्पष्ट होने के साथ साथ हमें उसमें योग्यताएं भी आ जाती हैं। अभी तो विचार रूप में स्पष्ट है, जब हम अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, जब हमें वो योग्यता भी आ जाएगी, जब हमारे भाव में स्थिरता आ जाएगी, हमें समझ स्थापित हो जाएगी, तो तब मुझे लगता है कि संबंध में जो सही मूल्यों का बहना है, जिसमें हमें अच्छा लगता है, वो तब होगा। तब तक हमें ये एक बंधन के जैसा लग सकता है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। 127 के आखिरी पैराग्राफ। विधि का अर्थ है मानव में निहित अमानवीयता का शमन तथा जागृति का मार्ग प्रशस्त करना। व्यवस्था का तात्पर्य है मानवीयता की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, योग्य अवसर व साधन को उपलब्ध कराने की सामर्थ्य अर्जित करना। जी, इसको हम भी पहले एक बार देख चुके हैं और इसको हम आगे भी देखेंगे कि विधि का अर्थ क्या है, कि अमानवीयता से मानवीयता के लिए जो मार्ग है उसको हम प्रशस्त कर पाए। और व्यवस्था वो है जो मानवीयता की स्थापना और उसके बने रहने के लिए अवसर और साधन जो है वो मानव जाति को उपलब्ध करा पाए। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि अस्तित्व में समझने की व्यवस्था है, पर इस वक्त समाज में शायद समझने की व्यवस्था इतनी नहीं है। अभी हमको अगर अस्तित्व को समझना है, हम अगर आवर्तनशील विधि से हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, तो इसके लिए जो श्रम है वो जितना साधारण श्रम है उससे कहीं ज्यादा है अभी, और बहुत लोगों को श्रम करके उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहेंगे अभी वो व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए, बट धीरे धीरे सबका प्रयास है। तो एक मानवीय व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि सही समझना, सही जीना और अपने तन मन धन को सदुपयोग कर पाना, शिक्षा सफल हो जाए वो हो पाना, और उत्पादन और विनिमय आवर्तनशील विधि से हो पाए, और परिवारों में न्याय, संबंधों में तृप्ति और समाज में अभयता रह पाए। ये व्यवस्था, ये एक व्यवस्थित समाज साधारण रूप में ये मानव को उपलब्ध करा पाएगा। अभी बहुत मेहनत के साथ हम उसको कुछ कुछ केंद्रों में, कुछ कुछ जगहों पर इसको बना पा रहे हैं। धीरे धीरे आशय तो यही है कि जो कुछ कुछ जगह पे कुछ परिवार, कुछ समूह, कुछ सभाएं, कुछ स्कूल, ये सब धीरे धीरे करके आगे फैलते हुए धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम में जनमानस का भाग बन जाए। एक सवाल आया, इन एडवर्स कंडीशन हाउ टू रिलेट पति पत्नी रिलेशंस, डिवोर्स केस ब्रैकेट में लिखा है। ये कुछ सवाल के उत्तर अभी इमीडिएटली इस मंच पे देना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें कई सारी भूमिका आगे रहती हैं। पर भैया मेरे को ये लगता है कि विचार रूप में संबंध की स्पष्टता और जीने में वो आ पाना, इन दोनों में गैप है। और अभी योग्यता मुझ में भी कम है, मेरी पत्नी में भी कम ज्यादा है। तो अभी चाहना होते हुए हम साथ नहीं रह पा रहे हैं।
तो उन कंडीशंस में अभी और जहाँ अभी ऐसा दिखता ही है कि कुछ संबंधों में जहाँ ये लग रहा है कि दुख ज्यादा है सुख कम है, तो ये निर्णय ले लिया जाता है कि साथ में नहीं रहेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कि संबंध की स्पष्टता अभी ना होने के कारण विचार रूप में भी हम लोग बहुत फंसते हैं संबंधों में। अगर एक समय पे, इसलिए ये बात ये है कि छोटे बच्चे से संबंधों की स्पष्टता उसमें हो जाए, बड़े होते होते विवाह क्यों ये भी स्पष्ट हो जाए। मुझे लगता है कि एक जो बड़ा भाग जो दर्शन स्पष्ट करता है कि हम सिर्फ हर व्यक्ति को सिर्फ अपने लिए जो भागीदारी कर रहा है सिर्फ उसी के अर्थ में मूल्यांकन करते हैं कि पति मेरे लिए क्या कर रहा है, पत्नी मेरे लिए क्या कर रही है, या माता पिता मेरे लिए क्या कर रहे हैं। ये भाग अधूरा रह जाता है कि वह भी मानव है और उसका भी अपना एक दायरा है, अनुभव आयाम का, विचार आयाम का, व्यवहार का आयाम का और कार्य आयाम का। तो हमारी सारी अपेक्षाएं अभी उसके मानव रूप में होने के हैं कि मेरे लिए क्या उसकी भागीदारी है इस रूप में है। तो मुझे भी लगता है क्योंकि हमारी दृष्टि में भी लिमिटेशन है, उसमें संकीर्णता है, हमारी समझ को भी विकसित होना है, इसलिए कई बार हम अपने संबंधों को जाने अनजाने वश अपेक्षाओं को कुछ सीमाओं में देखते हैं, और जब वो अपेक्षा वहां पूरी नहीं होती तो हम फिर ऐसे कदम उठा लेते हैं जहाँ संबंध का साथ लेना नहीं हो पाता। दूसरा ये भी है कि दोनों अच्छे हो पाए, पर फिर भी कभी कभी पर्सनालिटीज में जो डिफरेंसेस रहती हैं उसको लेकर हमको लगता है कि संबंध कैसे बने रहेगा। मेरे को लगता है भैया कि जब मूल्य समझ में आता है तो हॉबीज में, चॉइसेस में, करियर में, दृष्टियों में फर्क को हम पचा पाते हैं। मूल्य समझ में नहीं आ पाते तो उनको पचाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ऐसे जैसे करके हम लोग धीरे धीरे इतना ही कर रहे हैं कि अपने भाव को स्थिर रख सकें। अभी तो भैया मैं इतना ही कह पाऊंगा, उसके आगे शायद अभी कहना मुश्किल है। पर मुझे इतना लगता है कि हम जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं अपने से जो बन रहा है करते रहें, पर उसके साथ साथ हमारा विचार हमारे जीने के आगे रहे। जो हमारे पास सूचनाएं हैं दर्शन के माध्यम से, वो जितना हम जी रहे हैं उससे कहीं आगे रहे, हमारा मनन भी उसके आगे रहे जीने में, फिर हम अपनी योग्यता को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। मानव के लिए सुख ही धर्म है। सुख की आशा से ओतप्रोत मानव को एक क्षण के लिए भी इस कामना से विमुख नहीं किया जा सकता। धर्म की परिभाषा ही इस प्रकार की गई है कि जिससे जिसका वियोग ना किया जा सके अथवा जिसका वियोग संभव ना हो, वह उसका धर्म है। धर्म की इसी परिभाषा के आधार पर पदार्थ का धर्म अस्तित्व, अन्न व वनस्पति का धर्म पुष्टि, जीवों का धर्म जीने की आशा और मानव का धर्म सुख प्रतिपादित किया गया। यह भी प्रतिपादित किया गया कि हर विकसित अवस्था की इकाई में अविकसित इकाई का धर्म विलय रहता ही है। ये बात हमको ऑलरेडी स्पष्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट बना रही है, संदर्भ बना रही है अगले पैराग्राफ का कि मूल धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा हम देख चुके हैं कि जिससे विलगीकरण ना हो या जिसका वियोग ना हो, और हमने 4 अवस्थाओं के रूप में धर्म देखा है। ये आपने कई बार अभी इस दर्शन में देख लिया होगा कि पदार्थ का अस्तित्व, कि वो खत्म नहीं हो सकता, प्राण अवस्था का पुष्टि, कि उसमें 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 ग्रोथ हो रहा है, जीवों का जीने की आशा, कि शरीर में ग्रोथ है पर जीवन है इसलिए जीने की आशा भी उसमें है, पर जीने की आशा 4 विषय और शरीर के अनुसार है। और मानव का धर्म शरीर में पुष्टि है पर उसके साथ साथ जीने की आशा के को एक उसमें एक जम देखते हैं, वो सुखपूर्वक जीने की आशा में है। तो मानव का धर्म सुख है। और ये भी है कि हर विकसित अवस्था की इकाई में अविकसित इकाई का धर्म विलय रहता है। इसका मतलब यही हुआ कि हर आगे वाली अवस्था में पिछली वाली अवस्था का धर्म समाया रहता है। ऊपरी वर्णित संबंध एवं संपर्क में तारतम्यात्मक व्यवहार पक्ष के आनुषंगिक मानव का विभिन्न विभूति परक एवं स्थिति परक अध्ययन आवश्यक तथा वांछनीय है। अस्तु सभी मानव आबाल वृद्ध निम्न 12 स्थिति में गण्य है। ये सभी सुखी होना चाहते हैं, सुख भी नियम से, दुख भी नियम से होना सिद्ध हुआ है। अतः निम्न 12 स्तर में पाए जाने वाले मानव किन नियम सिद्ध प्रक्रिया द्वारा सुखी होना पाए जाते हैं, उसका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है। यह सब व्यवहार संबंध व संपर्कात्मक है। पहला, बलवान दयापूर्वक सुखी होता है, बुद्धिमान विवेक तथा विज्ञान पूर्वक, रूपवान सत चरित्रता पूर्वक सुखी होता है, पदवान न्याय पूर्वक सुखी होता है, धनवान उदारता पूर्वक, विद्यार्थी निष्ठा पूर्वक, सहयोगी कर्तव्य पूर्वक, साथी दायित्व पूर्वक, तपस्वी संतोष पूर्वक,
लोक सेवक स्नेह पूर्वक सह अस्तित्व में प्रेम पूर्वक मानव सुखी होता है। और 12वां, रोगी तथा बालक के साथ आज्ञा पालन के रूप में सुखानुभूतियां सिद्ध हुई हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो ये जो लाइन है कि धर्म सफल हो जाए, मानव सुखी हो जाए, तो व्यवहार मानव का एक अविभाज्य भाग है। इसी के साथ साथ देखते हैं कि 7 संबंधों का कैसे मानव के सुखी होने में उसके शरीर के पोषण संरक्षण से लेके उसके जीवन के पोषण संरक्षण से लेके मानव के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये सबको पाने में हम देख सकते हैं, धर्म नीति का भी हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत देख सकते हैं कि 7 संबंधों का उसमें मानव लक्ष्य के पूरे होने में एक उसकी भागीदारी रहती है। उसी के साथ साथ विभिन्न विभूति परक एवं स्थिति परक अध्ययन आवश्यक है। इसमें ये भी देख सकते हैं कि 12 तरीकों से बाबा जी ने कुछ स्थितियों को व कुछ ऐश्वर्यों को परिभाषित किया है, और इन 12 स्थितियों और ऐश्वर्यों के साथ, विभूतियों के साथ जो हैं, इनमें से किसी एक में भी वो व्यक्ति सुखी कैसे होता है, उससे आगे का नियम दिया है। नियम इसमें बढ़िया है कि मध्य दर्शन मुझे लगता है मूलतः नियमों का अध्ययन है। तो सोशल साइंसेज या मानव का जो आचरण है या मानव का सुख है, ये एक सब्जेक्टिव या एक सापेक्ष वास्तविकता अभी तक ऐसा हमको समझ में आया जब हम मेन स्ट्रीम शिक्षा को देखते हैं। पर यहाँ कहा कि वो सापेक्ष नहीं है, वो स्पष्ट है, उसको पहचाना जा सकता है और सुख की संभावना पूरी है, और उसको विधिवत तरीके से जीवन से लेके, मानव से लेके, संबंध से लेके प्रकृति के साथ हर लेवल पे हम 30 मूल्यों के संदर्भ में देख सकते हैं। उसी को यहाँ देखें तो ये 12 प्रकार में देख सकते हैं, विभूति हो या ऐश्वर्य हो या स्थितियां हो, इस समय पर उस व्यक्ति का सुखपूर्वक होना कैसा है। तो बलवान दयापूर्वक सुखी होता है, जिसमें देख सकते हैं कि दबाव की जगह पर दया। और इसमें यह है कि बल का नियोजन या प्रयोजन क्या है। मुझे लगता है कि जो भी हम विभूति ऐश्वर्य पढ़ रहे हैं, उसमें उसका सुखी होने का मतलब क्या हुआ कि अपने सुखी होने के लिए जो हम में विशेष गुण है या विशेष स्थितियां या विभूतियां हैं, इसका नियोजन कैसे हो पाए, इसका सदुपयोग कैसे हो पाए, ताकि मुझ में जो मुझे एक 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 पार्ट मुझे अपने जीवन का दिखता है, उसका मैं क्या करूं, उसका नियोजन ही मानव के लिए भी तृप्तिदायक है। तो ये कुछ कुछ विविधताएं हैं। ये विविधताएं 12 प्रकार से बाबा जी ने इसको स्पष्ट की हैं। बलवान के लिए दयापूर्वक सुखी होता है कि उसको दिखे कि उसका बल दूसरे के विकास के लिए नियोजित हो जाए, उसमें हस्तक्षेप नहीं है, संबंधों को पहचानना है, मूल्यों को निर्वाह करना है, और उसी रूप में बल दयापूर्वक किसी के विकास में वो अग्रसर हो पाए, आगे हो पाए, उस ओर जाता है। बुद्धिमान विवेक तथा विज्ञान पूर्वक, इसमें विवेक कैसे देखेंगे, विवेक हम देखेंगे प्रयोजन और सार्थकता के लेवल पे, कि देख पाना कि चीजों का प्रयोजन क्या है और वो सार्थक कैसे होंगी। ज्ञान विवेक विज्ञान की काफी बात पहले भी हो चुकी है कि ज्ञान विवेक विज्ञान एक क्रम है, जिसमें अगर ज्ञान नहीं है तो विवेक, मानव लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, विवेक नहीं है तो विज्ञान स्पष्ट नहीं होता। तो अभी हम विज्ञान तो देख चुके हैं, पर विज्ञान को पाना क्या है और किन नियमों के अनुसार वो चलना है, नहीं तो धरती गर्म हो जाती जैसा भी हुआ। उसी के साथ साथ विवेक क्या है, मानव लक्ष्य क्या है। तो बुद्धिमान के लिए उसकी जो कल्पनाशीलता की जो गति है, उसकी जो कल्पनाशीलता में जो पात्रता है, उसका नियोजन विज्ञान और विवेक पूर्वक होता है। रूपवान चरित्रता पूर्वक, यानी रूपवान के लिए स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इस प्रकार जीना उसके लिए तृप्तिदायक होता है। पदवान न्यायपूर्वक, यानी पद, जो जिस मानव के पास पद है वो दूसरों को न्याय सुलभ करवा पाए, वह सभी संबंधों में न्याय को देख पाए, मानव संबंध हो, प्राकृतिक संबंध हो, हर लेवल पर वो संतुलन और न्याय की तरफ अपने पद को नियोजित कर पाए, तो वह पदवान की तृप्ति न्यायपूर्वक है। और ये हमको दिखता भी है, अगर हम देखें तो, कि जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस हुआ, उसके पहले कभी भी हुआ है, कई पदार्थ, ये कुछ सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं, कि अपने पद का जब हम सदुपयोग कर पाते हैं तो जो खुशी मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो तो कई सारे अवार्ड या धन से भी ज्यादा होती है, ये सामान्य रूप में भी देखने को मिलता ही है।
तो किसी चीज की तृप्ति, किसी विभूति की तृप्ति कैसी होगी? तो पद की तृप्ति न्यायपूर्वक या न्याय को सुलभ करवाने में है। धनवान का उदारता पूर्वक, यानी तन मन धन का सदुपयोग कर पाए, और उदारता में एक भाग है कि वो उसको सदुपयोग कर पा रहा है और वो प्रसन्नता पूर्वक कर पा रहा है। और ये भी है कि वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसको ये दिखता है कि मेरा भी लक्ष्य जीवन की जागृति है, दूसरे का लक्ष्य भी जीवन की जागृति है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप को अलग अलग स्थितियों में, हम लोग कभी कभी कुछ कुछ समय पे रहे हैं, कभी हमारे पास लगता है कि हमारे पास वस्तु ज्यादा है, तो जब उसका सदुपयोग हो पाता है तो अच्छा ही लगता है। कई बार होता है गाड़ी से अकेले जा रहे हैं, 3 लोग और आ जाए, लगता है कि पेट्रोल का सदुपयोग हो रहा है उस वक्त। तो ऐसा करके हम देख सकते हैं पद का सदुपयोग हो पा रहा है। और ये भी देख सकते हैं कि मुझे तृप्ति कैसे मिलती है। दूसरा ये भी देख सकते हैं जिसके पास धन है, पद है, उससे समाज की क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो गहरे में हम देखेंगे और अगर अच्छे से मनन करेंगे तो इन्हीं निष्कर्षों के, इन्हीं बाबा जी के नियमों के पास पहुंचेंगे हम लोग भी, कि इनसे ही अपेक्षाएं भी पूरी होती हैं और वो व्यक्ति भी तृप्त होता है। विद्यार्थी निष्ठापूर्वक, निष्ठा यानी जो जागृति है उसको अपना लक्ष्य मानकर उसको प्राप्त करना है, उसको प्रमाणित करना है, उसके लिए जो उसमें लगन है, उसके लिए जो प्रयास है, निष्ठा है। तो विद्यार्थी की का सुखी होना निष्ठापूर्वक होता है। सहयोगी कर्तव्य पूर्वक, साथी दायित्व पूर्वक। इसकी हमने बात अभी कुछ देर पहले की थी कि सहयोगी जब एक साथी के पास आता है तो वो प्रमाणित होने के लिए आया है, वह स्वावलंबी होने के लिए आया है, और उस समय वो मार्गदर्शन ले रहा है, वो दिशा चाहता है, और वो उसका कर्तव्य है कि वो स्वयं स्फूर्ति से प्रस्तुत हो पाए, वो मार्गदर्शन ले पाए और वो अपने कर्तव्य का पालन कर पाए। उसी तरीके से साथी का दायित्व पूर्वक होना होगा कि सहयोगी की जो अपेक्षाएं हैं, सहयोगी का यह है कि जो साथी में श्रेष्ठता है उसको पहचान कर वो अपने में उसको लाके और सही जी पाए। और साथी का जो है कि जो दृष्टि से वो संपन्न है और जो सहयोगी का वो मूल्यांकन कर पाता है, अपनी दृष्टि से सहयोगी का मूल्यांकन कर उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त करना जिसमें वो खुद स्वावलंबी हो पाए और समाज में भी अच्छी भागीदारी के साथ प्रस्तुत हो पाए। तपस्वी संतोष पूर्वक, मैं कुछ सोच रहा था इस पे कि तपस्वी संतोष पूर्वक का अर्थ क्या है। जो मुझे इसमें समझ में आया कि गहरी लक्ष्य के साथ जब हम तपस्या मतलब सिर्फ आंख बंद करके नहीं लगना होता, पर उस लक्ष्य के साथ हम जब लग जाते हैं और अपना तन मन धन उसी में लगा देते हैं, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये देख पाना कि अपना संतोष इस बात में भी है कि हमारे पास अवसर और अर्थ ये दोनों हैं अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए, और जो शेष बचता है वो अपना पुरुषार्थ बचता है। इसको मैं ऐसे देखता हूँ। लोक सेवक स्नेह पूर्वक, लोक सेवा में कई लोग लगे हुए हैं, विद्या में भी कई लोग लोक सेवा से विद्या में आए कि समाज को व्यवस्था में अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो उसमें शिक्षा का एक मार्ग दिखा और उसमें कई लोग शिक्षा में भी जुड़े हुए हैं। पर इसमें ये देख पाए कि स्नेह पूर्वक में यह है कि जिसके साथ भी हम लगे हुए हैं लोक सेवा में, उसके साथ अपने पराय की दीवार नहीं है, उसमें निर्विरोधता नहीं है, उसको अपना मानकर हम उसके साथ लगे हुए हैं। भाव की स्थिरता के साथ जब मैं किसी के साथ लग पाते हैं और उपलब्ध रहना, ये जब हमें बन पाता है तो हम कहेंगे कि लोक सेवा हमारी सफल हो पाती है या अपने लिए तृप्तिदायक होती है। इसमें भी दिखता है कि भाव की स्थिरता और ये स्पष्टता काफी आवश्यक है। मुझे भी लगता है क्योंकि लोक सेवा का रिजल्ट है ये, मुझे लगता है कि बहुत और समाज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पर कम से कम लोक सेवा अपने लिए तृप्ति हो जाए ये स्नेहपूर्वक हो सकता है। सहस्तित्व में प्रेम पूर्वक मानव सुखी होता है कि सभी के साथ अगर मैं अनन्यता का भाव महसूस कर पाता हूँ, प्रेम का भाव महसूस कर पाता हूँ, तो मैं सहस्तित्व को महसूस कर पाता हूँ। और रोगी तथा बालक के साथ आज्ञा पालन के रूप में सुखानुभूतियां सिद्ध हुई हैं कि रोगी और बालक बालिका इनके साथ इनका जो सुख है वो आज्ञा पालन में है, क्योंकि उस वक्त उस स्थिति में किसी और की श्रेष्ठता को मानना और उस अनुसार आज्ञा पालन करके रहना उस वक्त ये एक जरूरी भाग होता है, क्योंकि शायद उस वक्त हम अपने शरीर का स्वास्थ्य या बालक बालिका होते हुए हम अपने लक्ष्य को या वातावरण को समझने की स्थिति में पूरा नहीं होते, तो उस वक्त आज्ञा पालन हमारे लिए बड़ा भाग रहता है। आगे बढ़ते हैं। धर्म नीति के परिपालन से समस्त संपर्कात्मक तथा संबंधात्मक व्यवहार में क्या अपेक्षा की जाती है जिससे कि जीवन सफल होता है
ये नीचे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हुए मुझे लगा इसके बारे में एक और बात मुझे लगता है कि ये अपने भी मनन के लिए काफी अच्छा है कि क्या मैं इनमें से कभी किसी स्थिति में हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम शायद इनकी अलग अलग स्थितियों में भी अलग अलग समय पर रह पाएंगे। शायद कुछ सापेक्ष हैं, एक ही हमारा हमारी स्थिति, हमारी ऐश्वर्य हमारे पास हमेशा रहे, ऐसा आवश्यक नहीं। तो मुझे लगता है कि अपने भी मनन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है कि अगर मैं देखूं कि मुझ में बुद्धि है या रूप है या पद है, तो उसका नियोजन, उसका सदुपयोग क्या हो, उस पे अगर हम मनन करते हैं तो वो कहाँ निकलता है। और मुझे लगता है कि ये अभी जहां हम हैं और जागृति है, उसके बीच की जो दूरी है, उसमें हम सूचनाओं पे तो मनन चिंतन कर ही रहे हैं, श्रवण मनन कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ ये हमारे अभ्यास के लिए बहुत सार्थक है। ये 128 और 129 पेज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में भी है, क्योंकि इसमें हम अपनी यथास्थितियों को देख सकते हैं। हमें देख सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, और उसके अनुसार अगला हमारा नियोजन क्या हो सकता है वो हमको स्पष्ट होता है। अभी कुछ बातचीत में ये स्पष्ट हो रहा था कि सबसे काम करने लायक अभी चीज क्या है, तो वो अभी साथ में से कुछ दिन पहले बातचीत चल रही थी कि अपने तन मन धन का अगर हम सदुपयोग कर पाते हैं तो ये अपने लिए कृत्य की जगह बनती है। तो मुझे वही लगता है कि तन मन धन का सदुपयोग कैसे हो, ये जो हम आगे राजनीति में भी पढ़ेंगे और अभी धर्म नीति में पढ़ रहे हैं, उसमें अपनी यथास्थिति को अगर हम देख पाते हैं इन दोनों पेजेस के अंदर, तो हमें अगला मार्ग अपने लिए स्पष्ट होता है, या अगला हमारे लिए जागृति के लिए अपने कुछ अगले कुछ छोटे छोटे स्टेप्स क्या होंगे वो अपने लिए स्पष्ट हो पाता है। या अगर हम असंतुष्ट हैं तो वो किस लिए, वो भी शायद स्पष्ट हो पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी धर्म नैतिक व्यवस्था तथा इसके लिए किया गया समस्त व्यवहार, प्रयोग तथा प्रयास अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का पोषक है। तो पुरुष का जीवन यतित्व से सफल है। पुरुष में जागृति को प्रमाणित करना यतित्व है। स्त्री का जीवन सतीत्व से सफल है। स्त्रियों में जागृति का प्रमाणित होना सतीत्व है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर हम फिर देखें कि कुछ और कि बाबा जी ने जैसे कहा कि धर्म नीति के परिपालन से जो संपर्क और संबंधात्मक व्यवहार है, उसमें जो अपेक्षा है उनका सफल होना कैसे होगा। तो पुरुष का जीवन यतित्व से सफल है। यतित्व को देखेंगे तो यत्न पूर्वक करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसको यतित्व कहेंगे, जो प्रक्रिया और प्रयास है। और सतीत्व को सत्व पूर्वक, धैर्य पूर्वक देख सकते हैं करना है। तो यतित्व सतीत्व को मैंने कैसे देखा है, मैंने इसको ऐसे देखा है कि हम किस प्रकार से अपनी सहमतियों और स्वीकृतियों तक पहुंचते हैं और हम कैसे उसका अभ्यास करते हैं। ये यत्न पूर्वक हो सकता है या सत्व पूर्वक हो सकता है। यत्न पूर्वक में शायद हमारा तर्क हम पहले लगाते हैं, हमारा शायद अभ्यास उसके पहले आता है और फिर हम स्वीकृतियों तक पहुंचते हैं, या उसके साथ यत्न करना की हमें हमें टेंडेंसी रहती है। सत्व में है कि उसको स्वीकार लें और फिर उस पर मनन करें और फिर उस पर तर्क लगाएं। तो ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं दिखती हैं। यहाँ बाबा जी का प्रस्ताव है कि पुरुष का जीवन यतित्व से सफल है और स्त्री का जीवन सतीत्व से सफल है। उसमें मुझे लगता है कि यतित्व और सतीत्व का जो स्पष्टीकरण है उसको जैसे हम देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। माता पिता का जीवन व्यक्तित्व से, पुत्र का जीवन नैतिकता के प्रति निष्ठा से। यानी माता पिता मानवतापूर्ण आचरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं और उनका आहार विहार व्यवहार ये कैसा है वो बच्चे के सामने ठीक से रख पा रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तित्व हुआ। और हम देखते हैं, और पुत्र पुत्री का जीवन नैतिकता के प्रति निष्ठा से। नैतिकता मतलब अनुसरण अनुकरण से आज्ञा पालन की तरफ बढ़ना और स्वानुशासन तक पहुंच पाना, और साथ में ही जो सही समझना है और सही जीना है इसके प्रति जो निष्ठा है वो नैतिकता के प्रति निष्ठा है। तो पुत्र पुत्री का जीवन की सफलता नैतिकता के प्रति निष्ठा से, और माता पिता के जीवन की सफलता उनके व्यक्तित्व से, उनके आचरण से, उनके आहार विहार व्यवहार से। व्यवस्था न्यायपूर्ण नियम के समर्थन व पालन से। प्रजा का जीवन समग्र व्यवस्था में भागीदारी से तथा अनुशासन एवं नियम को स्वीकारने से। तो मुझे इसमें लगता है कि जब व्यवस्था होनी है या जब है तो उसका बने रहना, जो नियम है उनका न्यायपूर्ण हो पाना और उनके समर्थन या उनके पालन से। अभी ये लगता है कि हमारे नियम भी अस्तित्व सहज नहीं है,
तो व्यवस्था बनना मुश्किल होती है। दूसरा, न्याय की स्पष्टता हो जाए। तीसरा, कभी हमें समर्थन रहता है पर पालन नहीं, कभी पालन रहता है पर समर्थन नहीं। जब पालन रहता है और समर्थन नहीं तो उसको हम बाध्यता मानते हैं। जब समर्थन रहता है और पालन नहीं